हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। हम इस यूट्यूब चैनल के थ्रू 9th फिजिक्स के सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसको अपन बोलते हैं मोशन के बारे में। पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का वो है मोशन। देखिए, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर की जो नोट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैप्टर के सारे वीडियोस अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और लाइव क्लासेस में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब ये चैप्टर इजी वे में आप लोग लाइव क्लासेस में देख सकते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वर्ड है मोशन, ये वर्ड मोशन जो है वो क्या कहता है। बेसिकली मोशन जब अपन बोलते हैं तो अपने माइंड में एक चीज़ आती है कि कोई चीज़ चल रही है, उसी को मोशन में बोल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है उसको अपन मोशन बोल सकते हैं। तो अपन मोशन की टेक्निकल स्टडी के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात करते हैं कि किस चीज़ को मोशन में कहें और किस चीज़ को मोशन में ना कहें। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि मोशन क्या होता है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखो, ये लिखा हुआ है अपने पास में, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए पार्टिकल में क्या क्या आ सकता है और अपन ने इसको पार्टिकल क्यों बोला। देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एक सिस्टम जो है वो अपने आप तो चल नहीं सकता। मतलब इस पार्टिकल में अपन बात करते हैं ह्यूमंस के बारे में। उसके अलावा अपन किसी व्हीकल के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी एनिमल के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर अपन उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं जो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। इफ ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। क्या करता है? अपनी पोजीशन को चेंज करता है। देखो, अपन पोजीशन के बारे में भी थोड़ा नीचे पढ़ते हैं कि पोजीशन बेसिकली होती क्या है। वैसे तुम लोग लेमन टर्म में इस चीज़ से वो हो कि पोजीशन बेसिकली क्या होती है, किसी भी चीज़ को जहाँ पे वो रखा हुआ है उस जगह से दूसरी जगह तक जाना। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन में चेंज होना चाहिए। अब कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जो है चीज़ें कैसे देखें या सराउंडिंग क्या होता है। देखो, अपन बात करते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को समझा जाए। देखिए, अगर बोला जाए कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, जैसे किसी भी चीज़ का अगर मोशन देखना है तो वहाँ पर एक तो होना चाहिए देखने वाला। जैसे मान लो ये जो है, ये एक आदमी है जो किसी भी मोशन को देख रहा है, जो एक तो देखने वाला चाहिए। देखने वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। मतलब ये ऑब्जर्वर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट जिसको ये देख रहा है वो मोशन में है या नहीं है। तो सबसे पहली नीड अपनी क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑब्जर्वर अगर किसी एक ऑब्जेक्ट जो ए है उसको देख रहा है और ये ए यहाँ इस पोजीशन पे था और यहाँ से यहाँ चला गया, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये मोशन में है, क्योंकि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ने क्या देखा, ये पहले इतनी दूर था अब इतनी दूर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। लाइव एग्जांपल से देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे इस चीज़ को देखा जाए। देखो, अगर मान लो अपन बात करते हैं कि एक आदमी कहीं पे खड़ा हुआ है जगह पे, उसमें उसके पास में एक बस है। बस में एक जो है पर्सन है ए, वो यहाँ पे बैठा हुआ है और बी पर्सन जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और इस ऑब्जर्वर को अपन मान लेते हैं ओ। और ये बस जो है वो पहले यहीं पे खड़ी हुई थी,
यहीं पे जो है मान लेते हैं ये एक्स पोजीशन पे थी, और कुछ देर बाद में ये बस आगे की तरफ जाके और यहाँ बी पोजीशन पे आ गई। ये ए यहीं पे है और ये बी वहीं पे है, ये वाई पोजीशन पे आ गई है बस। अब देखो, अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ए बी एंड सी, ऑब्जर्वर ए बी। अब देखो, मैंने सबसे पहले ऑब्जर्वर से ओ से पूछा कि क्या ये ए जो है वो मोशन में है, तो ए जो है उसने क्या कहा, ए मेरे पहले पास में था, अब ये ए जो है वो दूर जा चुका है, इसका मतलब मैंने क्या देखा, ए जो है किस में है, मोशन में है। बी के बारे में पूछा तो बी जो है पहले यहाँ था, अब यहाँ जा चुका है, तो बी के बारे में भी इसने क्या कहा कि मोशन में है। लेकिन जब मैंने किससे पूछा, ए से पूछा, मैंने ए से पूछा कि क्या बी जो है वो मोशन में है, तो ए ने क्या जवाब दिया कि पहले भी मेरे ये पास में ही था, अभी भी मेरे इतनी ही दूर पे है, इसका मतलब मैंने इसको चलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ है, ऑब्जर्वर जो है, जो ज़मीन पे खड़ा हुआ था, उसके रेस्पेक्ट में तो ये बी जो है वो किस में है, मोशन में है। लेकिन ए जो उसी बस में बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बी है वो किस में है, रेस्ट पर है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि देखने वाले पे डिपेंड करता है कि दूसरा वाला चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये जो ज़मीन पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर था, उसके रेस्पेक्ट में तो ये जो पार्टिकल बी था, पर्सन बी था, वो चल रहा है। लेकिन ये जो ए है जो उसी बस में बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में ये बी जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। इसका मतलब सराउंडिंग वो है जहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को देख रहे हैं, पोजीशन को चेंज होते हुए देख रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग वो है जहाँ से अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसिडर कर रहे हैं या अपन ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो अपन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये बी जो है जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चल रहा है, मोशन में है। लेकिन अगर अपन उसी बस में हैं, उसके रेस्पेक्ट में ये जो बी है वो किस पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब अगर अपना सराउंडिंग अपन माने क्या है, ग्राउंड है, उस तो बी चल रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बी चल नहीं रहा है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। If a particle doesn't changes its position with respect to its surrounding, मतलब वो अपनी सराउंडिंग का मतलब जहाँ पे वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, देन इट विल बी एट रेस्ट, तो वो कहाँ पर होगा, रेस्ट पर होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, चेंजेज इट्स पोजीशन। तो सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए कि ये पोजीशन क्या होती है। देखो, पोजीशन डिफाइन करने के लिए अपन कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसके बारे में बात करें, वरना मैं इसको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पोजीशन क्या होती है। देखो, पोजीशन के बारे में बात करें तो अगर तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा हो कि अपना एक कार्टेशियन सिस्टम होता है जिसमें ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको अपन लिखते हैं 0,0। इस जो कार्टेशियन सिस्टम है ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब जिसका 0.0 होता है, जिसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रेस्पेक्ट में अगर एक पार्टिकल कोई भी ए है, उसका कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए 5,4 जैसा इस एग्जांपल में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल 5 मीटर तो एक्स डिस्टेंस में है और 4 मीटर कहाँ पर है, वाई में है। इसका मतलब इसको चलने के लिए, इस तक पहुंचने के लिए मेरे को 5 इधर चलना पड़ेगा और 4 इधर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन की गई, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। अब चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर मान लो अपना ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर है, चल नहीं रहा है, तो
उसके कोऑर्डिनेट्स अपने हमेशा कितने हो जाएंगे 0,0, क्योंकि ऑब्जर्वर को हमेशा अपन कहाँ पे रखते हैं 0,0 पे रखते हैं। तो अगर मान लो ये 5,4 पे था और अब ये चल के 7,6 पे चला गया, तो ये ऑब्जर्वर जो हमेशा रेस्ट पे था वो क्या कहेगा, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये हो गई, तो इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई इसका मतलब क्या है कि इसकी पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि ये मोशन में आ चुका है। तो चेंजेस ऑफ पोजीशन का मतलब क्या है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होना। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और अपन ऑब्जर्वर को हमेशा यहीं पर रेस्ट पर मानते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज इट्स पोजीशन। पोजीशन क्या होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। ये पोजीशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें थी जो आप लोगों को क्लियरिफाई होनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर, सबसे पहले अपन स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब कितने टाइप में क्लासिफाई की जाए। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन। उनके सेंस ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले स्केलर के बारे में बात करें। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब सबसे पहले एक बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बनती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो अगर अपन यहाँ देखें कि यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरे पास में ये मान लो कि 5 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, केवल ये एक नंबर है। इसके साथ में अगर मैं केजी जोड़ दूं तो ये मास बन जाएगा। अगर मैं इसके साथ में 5 के साथ में लीटर जोड़ दूं तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। अगर मैं इसके साथ में 5 मीटर जोड़ दूं तो ये डिस्टेंस बन जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये मास एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखो लेकिन अकेला 5 जो था वो एक नंबर था, तो नंबर के साथ में अगर यूनिट कन्वर्ट ऐड हो जाती है, नंबर के साथ में अगर अपन यूनिट ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो नंबर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो अपन को बताता है कि उसका मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे 5 kg है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से ये जो 5 है इस फिजिकल क्वांटिटी का, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस में नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में ही होता है। क्योंकि कहीं भी अपन शॉपकीपर को जाके ये नहीं बोल सकते -2 kg शुगर दे दो, -2 लीटर ऑयल दे दो, ये चीज़ अपन को। तो अगर देखो यहाँ पर ये 5 kg, तो सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस एक होना चाहिए यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो नंबर जो उस यूनिट के साथ में अटैच किया गया है उसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, 555 है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और यूनिट, मैग्नीट्यूड के साथ में जब यूनिट ऐड हो जाएगी तब भी वो एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, अदरवाइज कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन सकती। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है, अदरवाइज वो एक सिंपल नंबर हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया आप लोगों को, देयर विल बी नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब नो सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी डायरेक्शन का सेंस नहीं है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर 5 kg दिया हुआ है, kg मास है, तो मास की तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो यहाँ पर सेंस ही नहीं है डायरेक्शन का। जब डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है तो ये क्वांटिटी कैसी आ गई? इसमें मैग्नीट्यूड तो है, तो मैग्नीट्यूड अगर इसमें है लेकिन साइंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर है। 5 लीटर, अगर 5 लीटर है इसका मतलब क्या है? वो वॉल्यूम है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसका कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये भी क्वांटिटी कैसी हो गई? स्केलर हो गई। अब देखो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिजिकल क्वांटिटी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें वैल्यू भी है और इसका यूनिट भी है। अब देखो ये मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन क्या 5 किलोमीटर, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ 5 किलोमीटर की डायरेक्शन होगी, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो हो जाएगा, लेकिन उसकी अपन को कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई है, मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का सेंस अभी तक नहीं है, मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरफ कैसे जा रहा है। तो इस चीज़ के बेसिस पे अपन ये नहीं बता सकते कि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन है। तो ये भी क्वांटिटी अभी तक क्या है? स्केलर है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ए क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ में क्या हो सकता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 5 किलोमीटर वेस्ट, मतलब 5 किलोमीटर है लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अपन को दे दी, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। 10 किलोमीटर ईस्ट, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखो अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्केलर और वेक्टर दोनों में आ सकती है। जैसे ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर, जैसे ये 5 किलोमीटर था, ये 5 किलोमीटर वेस्ट है, तो ये 5 किलोमीटर स्केलर में है और ये 5 किलोमीटर वेक्टर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अपन को गिवन नहीं है, जबकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर। लेकिन कभी ऐसा बोला जाए 5 kg क्या वेक्टर हो सकती है? ये कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके साथ में अपन कभी डायरेक्शन ऐड ही नहीं कर सकते। तो ये हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। दूसरा आता है 5 लीटर, तो 5 लीटर क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम कभी भी क्या हो सकता है? किसी डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हमेशा कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे अपन रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर है। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना होने के बाद में अगर इतना समझ में नहीं आया हो कोई चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में आके इसके बारे में बता सकते हैं और इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो उस चीज़ को मैं वापस से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन मोशन चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे। मोशन चैप्टर में अपन ने सबसे पहले तो मोशन के बारे में देखा था कि मोशन बेसिकली होता क्या है, किस चीज़ ऑब्जेक्ट को मोशन में बोला जा सकता है, किस ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं बोला जा सकता है। उसके बाद में अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात की कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में काउंट हो सकती है। तो फिजिकल क्वांटिटी में अपन ने देखा बेसिकली एक वैल्यू और एक यूनिट जिस क्वांटिटी में होती है उसी को अपन फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। उसके बाद में अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैटेगराइज किया
कैटेगराइज करने के बाद में अपन ने उनमें देखा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। बेसिकली ये चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अपन उस लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखते हैं कि अपने जो जनरल अपन जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं उन चीज़ों में कौन सी चीज़ें तो स्केलर हैं, कौन सी चीज़ें वेक्टर हैं, जिन चीज़ों के बारे में अपन को मोशन की कैटेगराइज करनी है। अपन बात करते हैं दो टर्म्स के बारे में, पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस वर्ड तुम लोगों ने पहले सुन रखा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वर्ड शायद तुम लोगों ने सुन भी रखा हो, शायद तुम लोगों ने नहीं भी सुन रखा हो। अगर सुन रखा होगा तो भी उसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज तुम लोगों को नहीं होगी, लेकिन डिस्टेंस के बारे में भी तुम लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बेसिकली डिस्टेंस होती क्या है उस चीज़ के बारे में अपन पढ़ना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये मेरा फाइनल पॉइंट है बी। ए से लेके बी तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ हैं। जैसे मान लो यहाँ से एक पाथ, फर्स्ट वाला पाथ ये है, सेकंड वाला पाथ ये है, थर्ड पाथ ये है, फोर्थ पाथ जो है वो ये है। अगर मान लो ऐसे पाथ है, मेरे पास 4 पाथ हैं, तो कोई भी एक पर्सन है वो इनमें से किसी भी एक पाथ से होते हुए जा सकता है। तो किसी भी एक पाथ से होते हुए जा सकता है, तो उसका वो पाथ जिससे वो जा रहा है वो तो है उसका एक्चुअल पाथ। मतलब एक्चुअल पाथ वो होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। और बाकी सारे पाथ जो ए से लेके बी तक पहुंचने के हैं उसको बोलते हैं अपन वर्चुअल पाथ। तो ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल पाथ क्या होता है। जैसे अगर अपन बात करें कि टोंक से जयपुर जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। किसी को अगर जैसे निवाई के अंदर की तरफ से होते हुए भी जाना हो सकता है, कोई चाकसू के अंदर से होते हुए भी जा सकता है, कोई बाईपास होके भी जा सकता है, और कोई इधर मालपुरा से आगे इधर फागी होते हुए इधर से भी जयपुर आ सकता है। मतलब जयपुर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा मान लें अपन। तो जयपुर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से अपन जिस रास्ते से जा रहे हैं वो है अपना एक्चुअल पाथ। और जिस रास्ते से अपन नहीं जा रहे हैं, मतलब जिस रास्ते से अपन जा रहे हैं उसके अलावा जो भी रास्ते हो सकते हैं उनको अपन बोलते हैं वर्चुअल पाथ। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अगर मान लो ए से लेके बी तक जाने में अपन बात करते हैं कि ये रास्ता जो है वो 10 किलोमीटर लंबा है, ऐसा मान लेते हैं। ये रास्ता जो है 8 किलोमीटर लंबा है, ये रास्ता जो है वो 12 किलोमीटर लंबा है, ऐसा मान लेते हैं 12 किलोमीटर्स, और ये रास्ता जो है वो 15 किलोमीटर्स लेंथ का है, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि जो पाथ 1 है वो कितना लंबा है 10 किलोमीटर, दूसरा जो है 8 किलोमीटर, ये जो है 12 किलोमीटर और ये जो है 15 किलोमीटर, ऐसा अपन मान के चल रहे हैं। तो मान लो एक आदमी जिसके पास एक कार है, उस कार की मीटर की रीडिंग अपन को अगर मान लो 100 दे रखी है, 100 किलोमीटर इनिशियल रीडिंग है जब वो स्टार्ट करता है, तो वो अगर मान लो इस पाथ से यहाँ चलते हुए, पहले वाले पाथ से चलते हुए वो अगर ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुँचता है, तो उसकी मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी 1010, मतलब 10 किलोमीटर ऐड हो जाएगा। बी पाथ से जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी 1008। सेकंड वाले पाथ से जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी 1008। इससे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 1012, 12 हो जाएगी। इससे जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी 1015, 15 हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि उसकी कार जो है उसकी मीटर की रीडिंग अलग अलग आ रही है, मतलब उसको अलग अलग दूरियां चलनी पड़ेगी, अलग अलग डिस्टेंसेस चलनी पड़ेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जितना लंबा रास्ता होगा, जितना लंबा पाथ होगा, उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस
मतलब अगर मान लो किसी ने सेकंड वाला पाथ चूज़ कर लिया तो उसको 8 किलोमीटर ही चलना है, तो उसको कम चलना पड़ेगा, मतलब इस रास्ते से चलते हुए इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। और अगर किसी ने सबसे लंबा रास्ता चूज़ कर लिया तो उसको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मतलब ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस कौन सी होगी? जिस रास्ते पे अपन जा रहे हैं उसी रास्ते की जितनी लेंथ है वही अपनी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंसेस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में अपने पास में कौन सी आएगी? जिस रास्ते से अपन जाएंगे उसी के पास पे आएगी। मतलब पहली चीज़, डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? लेंथ किसकी? एक्चुअल पाथ की, जिसके ऊपर चलते हुए कौन जा रहा है? पार्टिकल जा रहा है। डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? उस रास्ते पे डिपेंड कर रही है जिस पर अपन ट्रैवल करते हैं। समझ में आया कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब देखो, ए से लेके बी तक पहुँचना है, ए से लेके बी तक जाना है, तो डिस्टेंस बेसिकली स्केलर है या वेक्टर, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक है या नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, इस तरफ जाते हुए पार्टिकल की डायरेक्शन ये थी, इधर डायरेक्शन ये हो गई, इधर डायरेक्शन ये हो गई, इधर डायरेक्शन ये हो गई। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर मान लो पार्टिकल जो है अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के साथ में क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब देखो, नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं कि अगर मान लो इनिशियली जब ए पॉइंट पर गाड़ी खड़ी थी तो उसकी मीटर रीडिंग 100 थी, तो क्या जब वो बी पे पहुंचेगी तो क्या उसकी मीटर रीडिंग 100 से हमेशा ही ज़्यादा होगी? कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि 100 से वो कम हो जाए? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 100 से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो कभी भी कम नहीं हो सकती। तो क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव में हो सकती है? कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द पाथ है और पाथ की लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है अपने को। चलो इसके बारे में जो पॉइंट्स दिए उनके बारे में बात करते हैं। पहला, डिस्टेंस बेसिकली होती क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, मैंने ऊपर बता चुका हूँ एक्चुअल पाथ और वर्चुअल पाथ क्या होते हैं। तो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। उस पाथ की लेंथ जिस पे पार्टिकल ट्रैवल करते हुए जा रहा है उसकी लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ विच वी यूज़। मतलब किसी भी पॉइंट, पहला वाला पॉइंट जो होता है उसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं और जो फाइनल पॉइंट जो होता है उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो उसको मतलब क्या बोलें कि उस पाथ पे डिपेंड करती है जिसको अपन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में अपन ने देखा ए से लेके बी तक जाने में 4 पाथ थे, तो जब 4 पाथ उसमें थे तो अपन कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा डिपेंड कर रही थी, क्योंकि अलग अलग पाथ से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अपन कौन सा पाथ यूज़ कर रहे हैं वो उस डिस्टेंस पे डिपेंड कर, डिस्टेंस उस चीज़ पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं? ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो उसका मतलब ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। किसके लिए? अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे या रुका हुआ है तो उसके लिए हमेशा जीरो ही होगी, क्योंकि चलेगा तभी तो डिस्टेंस आएगी। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में मेज़र करें? पाथ की लेंथ है, लेंथ किस में मेज़र होती है? मीटर में या किलोमीटर में? तो अपन किस में यूज़ कर सकते हैं इसको? मीटर या किलोमीटर में यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए। डिस्टेंस के बारे में अपन सारी चीज़ें जान चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। मतलब अगर डिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, डिस्टेंस इन साउथ डायरेक्शन, डिस्टेंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस वर्ड से अपन को एक चीज़ समझ में आ रही है कि डिस्टेंस के साथ में क्या और ऐड हो गया, डायरेक्शन। तो जब एक क्वांटिटी जिसके साथ में डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो वो कैसी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कोई भी पॉइंट ए है और कोई भी पॉइंट बी है, इसको ए पॉइंट से जो इनिशियल पॉइंट है उससे बी पॉइंट तक जाना है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है। एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में, और पहुंचना कहाँ से कहाँ तक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर ये सीधा सीधा चला जाए तो क्या हो सकता है, एक डिस्टेंस भी मेजर हो जाएगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी आ जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट से लेके कहाँ चला जाए, वो सीधा का सीधा ही कहाँ चला जाए, फाइनल पॉइंट पे चला जाए। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक की, ए से लेके बी पॉइंट तक की, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो तुम्हें बोला जाए कि एक आदमी इधर से इधर जा रहा है, एक आदमी इधर से इधर जा रहा है, एक आदमी इधर से इधर जा रहा है, और तुम्हें ये बोले कि मुझे ए से लेके बी तक पहुंचना है और मुझे सबसे छोटा वाला रास्ता चाहिए। तो सबसे छोटा वाला रास्ता क्या, एकदम सीधा रास्ता ही होता है। तो सबसे छोटा वाला रास्ता क्या है कि डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ हो जाए। तो इस रास्ते को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये स्मॉलेस्ट रास्ता भी है, ये शॉर्टेस्ट भी है, ये स्ट्रेट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में कोई चीज़ अगर बोला जाए ये एक पाथ नंबर 1 है, तो इस पाथ नंबर 1 का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे छोटा पाथ कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेके बी तक का, वो यही है। चाहे से कोई सा भी रास्ता हो उसका सबसे छोटा पाथ तो यही हो सकता है। तो सबसे छोटा पाथ यही हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच की डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वो चाहे से कोई सा भी पाथ हो उसके लिए शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट या स्ट्रेट डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा एक ही होगी। तो एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं अपन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये जो है शॉर्टेस्ट ये क्या होता है, सबसे छोटा इसको भी बोला जा सकता है। स्ट्रेट मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। ये हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ही डिपेंड करता है, उसके अलावा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट या स्ट्रेट डिस्टेंस केवल एक ही हो सकती है कि एकदम सीधी लाइन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में बना दी जाए तो ही, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस विद डायरेक्शन है, तो इसकी एक डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू
फाइनल पॉइंट, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन क्या नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है? ऑब्वियस सी बात हो सकती है। देखो अपन एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं तो इसको प्लस एक्स लिखते हैं, इसको प्लस वाई लिखते हैं, इसको माइनस वाई लिखते हैं और इसको माइनस एक्स लिखते हैं। तो अगर एक कोई पार्टिकल माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन कौन सी है, माइनस डायरेक्शन। माइनस वाई में जा रहा है तो भी कौन सी है, माइनस वाई। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो कौन सी है, प्लस, और इधर भी जा रहा है तो वो कौन सी है, प्लस है। तो बेसिकली डायरेक्शन ही किसी भी क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव बनाती है। ये चीज़ समझ में आ गई। पॉजिटिव अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ज़ीरो। अब देखो ज़ीरो दो कैटेगरी में हो सकता है। कब हो सकता है कि पहली चीज़ अगर पार्टिकल रेस्ट पर हो तो, दूसरी चीज़ अगर पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम। कैसे, देखो अगर पार्टिकल ए पॉइंट से यहाँ से चला, घूमते हुए वापस ए ही पॉइंट पर आ गया, इधर से इधर जाते हुए क्या हो गया, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। अगर वो वापस अपनी जगह पे आ गया तो इनिशियल पोजीशन भी यही हो गई और फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई, यही हो गई। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, ज़ीरो। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो हो गई, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। इसके लिए क्या कह सकते हैं कि ज़ीरो दो केस में हो सकता है। पहला जब पार्टिकल कहाँ पे हो, रेस्ट पे। दूसरा जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या, डिस्टेंस ही तो है, उसके साथ में डायरेक्शन ही तो ऐड हुई है। तो डिस्टेंस है तो मीटर और किलोमीटर, जो डिस्टेंस की यूनिट थी वो इसकी भी यूनिट होंगी। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखो तुम लोगों को एक एग्जांपल देते हैं जिसको अगले लेक्चर में अपन सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले तुम लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है, देखो जैसे एक डायग्राम, इस डायग्राम को मैं वापस बना देता हूँ। चलो इससे पहले तुम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल करो। ऐसा ही करता है सीधा सीधा। इस एग्जाम्पल को फिर मैं समझा दूंगा। ए, बी, सी एंड डी। एक पार्टिकल है जो ए से स्टार्ट करता है, ये है इनिशियल पोजीशन। ए से स्टार्ट करते हुए बी तक जाता है और 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है। बी से जाता हुआ वो सी पे जाता है और 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है। सी से चलता हुआ वो डी तक जाता है और डी के बाद में वो 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है। डी से वो वापस कहाँ पे जाता है, ए पे जाता है और 6 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो मुझे क्या क्या बताना है, सबसे पहले मुझे डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बतानी है कहाँ से कहाँ तक की, ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी एंड ए टू ए, मतलब रिटर्न कर जाए वो वापस। और इन्हीं चारों पोजीशंस पे मुझे वापस क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुझे पता करना है। तो इन दोनों चीज़ों को मुझे पता करना है, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। ये एग्जाम्पल कॉपी में लिख लेना, इसको सोल्व करके बताना है। और अगर ये नहीं आ रहा है तुम लोगों को तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस एग्जाम्पल को अगले सेशन में सॉल्व करवा दूँगा। और अपन ये वाला एग्जाम्पल जो इसमें लिखा हुआ है वो वाला एग्जाम्पल अगले लेक्चर में पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर चुके थे।
अपन लास्ट टाइम पे लास्ट में मैंने क्या किया था, एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिया था करने के लिए। होप सो वो एग्ज़ाम्पल आप लोगों से हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें कि किससे नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अब अपन एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ बात करते हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो एग्ज़ाम्पल, ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, इस डायग्राम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे द्वारा बनाए हुए 2 मेथड्स अपन काम में लेते हैं। पहला, अपन को अगर डिस्टेंस पता करनी हो तो अपन मीटर मेथड का यूज़ करते हैं। मीटर मेथड क्या होता है? मीटर मेथड में अपन क्या करेंगे कि जहाँ से जहाँ तक की अपन को डिस्टेंस पहुँची होगी, मतलब पहला वाला पॉइंट जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे उसको बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वहाँ उसको क्या बोलेंगे, फाइनल पॉइंट। अपन क्या करेंगे, अपने इनिशियल पॉइंट पे एक कार खड़ी करेंगे जिसकी मीटर रीडिंग को 0 रखेंगे, और उसको जिस रास्ते से वो जा रहा है, जिस रास्ते से पूछा गया है, उस रास्ते से चलाते हुए जाएंगे और फाइनल पॉइंट तक उस कार को पहुंचा देंगे, और लास्ट में उसकी मीटर की रीडिंग चेक कर लेंगे। जो मीटर की रीडिंग लास्ट में आएगी उस वही क्या होगी, उस कार द्वारा या उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होगी। ये चीज़ डिपेंड। पहला मेथड क्या बोलेंगे, मीटर मेथड। इसमें क्या करेंगे, इनिशियली मीटर की रीडिंग को कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, और फाइनली अगर मीटर की रीडिंग अगर मान लो 10 आ गई है तो उसका मतलब क्या होगा, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, 10 डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। ठीक है। दूसरा, अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं पोल मेथड। पोल मेथड, पोल मेथड में क्या करेंगे अपन, पोल मेथड में क्या करेंगे अपन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जिनके बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, अपन क्या करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट पे पोल लगा देंगे और एक फाइनल पॉइंट पे पोल लगा देंगे, और उन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग या रस्सी बांध देंगे जो एकदम सीधी होगी। रस्सी, टाइट रस्सी बांधेंगे तो वो एकदम सीधी होगी। तो और उस रस्सी की लेंथ अगर अपन किसी भी तरीके से निकाल लें, उससे जो रस्सी की लेंथ है वही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब यहाँ पर पोल मेथड में क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे अपन क्या लगा देंगे, पोल लगाएंगे, और उस पोल के बीच में क्या बांधेंगे, रस्सी, और किसी भी मेथड से अपन दोनों के बीच की रस्सी की या जो रस्सी है उसकी लेंथ निकालेंगे, और उसी लेंथ को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। 2 मेथड्स आप लोगों को यूज़ में आएंगे जो मेरे ही बनाए हुए हैं, कहीं भी डिफाइंड नहीं मिलेंगे ये आप लोगों को। तो इन दोनों को एक बार आप साइड में नोट कर लें, और कैसे कैसे लिखा हुआ है, क्या क्या बोला है मैंने इनके बारे में, उस चीज़ को भी आप एक बार नोट कर लें अच्छे से। अब अपन चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। देखो, सबसे पहले अपन ये देख लें कि मेरे को सारी चीज़ें पता है या नहीं है। देखो, ए से लेके बी तक 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेके बी से सी तक भी 14 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना नहीं दिया हुआ था या 22 मीटर मेरे को दिया हुआ है, यहाँ के बाद में यहाँ तक वापस 14 मीटर दिया हुआ है। ये चीज़ अपन को पता है। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे कहाँ की डिस्टेंस पूछी है, ए टू बी। तो अपन क्या करेंगे, ए पर मोटर को या कार को अपन रखेंगे और उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाएंगे, बी तक पहुँचाएंगे। ए से लेके बी तक जब अपन कार को पहुँचाएंगे, इनिशियली मीटर की रीडिंग कितनी थी, 0। जब वो बी तक पहुँचा यहाँ तक, तो कितनी, ए से लेके बी तक पहुँचा तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी लिखी हुई थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखी हुई थी 14 मीटर। तो यहाँ पर मीटर रीडिंग कितनी आएगी, 14 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ की, यहाँ पर मीटर रीडिंग 14 है, ये इसका मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 14। बाद में पूछा गया है ए से लेके सी तक। देखो सी यहाँ पर है, तो क्या बोला गया, ए से बी गया, बी से सी गया। तो देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, तो जब वो यहाँ पहुँचा था तो मीटर की रीडिंग कितनी हो गई थी, 14। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 28। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आ गई, 28। ये चीज़ आ चुकी है। नेक्स्ट, अगर वो ये बोले ए से लेके डी तक, डी यहाँ पे है,
लेकिन वो कार इस तरफ से यूं घूम के आ रही है। अगर कोई मुझे बोले ए से लेके डी तक की निकालनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कार 0 से चली थी, तो यहाँ पे कितना आया था 14 रीडिंग हो चुकी थी। यहाँ पे कितनी हो चुकी थी, वो 28 हो चुकी थी। और यहाँ से जब वो चल के जाएगा तो कितना और चल जाएगा, 22 और चल जाएगा। तो इसका मतलब इसको 22 को ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। मतलब यह ए से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 50। कैसे पता चला, अपन ने 0 दे दिया मीटर को, यहाँ तक पहुँचा तो मीटर की रीडिंग 14 हो चुकी थी, यहाँ पर मीटर की रीडिंग 28 हो चुकी थी, यहाँ पर मीटर की रीडिंग 50 हो चुकी थी। और वो बोले कि पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर ले, तो राउंड जब वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा तो 50 तो यहाँ तक हो चुकी थी, उसके बाद में 14 और हो जाएगा, मतलब 64 किलोमीटर जो है, 64 मीटर जो है पूरे राउंड की डिस्टेंस आएगी। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट में अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पोल मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे पहले ए और बी के बीच का दिया हुआ है, तो ए और बी के बीच ये ए था, ये बी था। एक पोल ए पे, दूसरा पोल बी पे, और दोनों के बीच में क्या बना दें, एक लाइन बना दें, या फिर दोनों के बीच में एक रस्सी बांध दें। इस रस्सी की लेंथ देखो, इन दोनों के बीच की सीधी सीधी लेंथ दे रखी थी मुझे 14 मीटर, तो वही क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा बोला गया मुझे ए से लेके सी तक का, ये भी 14 दिया हुआ था। ए से लेके सी तक का मुझे बोला गया, तो अपन क्या करें, पहला पोल कहाँ पे लगाएं, ए पे, दूसरा पोल कहाँ पे लगाएं, सी पे, और दोनों के बीच में क्या बना दें, एक रस्सी बांध दें। इस रस्सी की लेंथ मुझे चाहिए, इस रस्सी की लेंथ चाहिए, वही क्या होगा, ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। ये इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। तो अब तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 प्लस 196, तो हो जाएगा 2 × 196। एच निकालेंगे, एच स्क्वायर की एच निकालेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट 2 × 196 का कितना हो जाएगा, 14, तो ये कितना आ जाएगा, 14√2 मीटर। ये चीज़ इसकी आ चुकी है, समझ में आ गया होगा होप सो आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, बिटवीन ए एंड डी। देखो ऐसे दिया हुआ अपना एग्जाम्पल, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब अपन क्या करें, पहला वाला पॉइंट कौन सा है, ए, दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, डी। दोनों के बीच में क्या बांधे, एक रस्सी बांधे। इस रस्सी की लेंथ निकालनी है। देखो इस रस्सी की लेंथ और इस लाइन की लेंथ बराबर होगी, मतलब कितना आ जाएगा, 14 मीटर। ये चीज़ आ गई होगी। बिटवीन ए एंड ए, मान लो कि ये ए और ए जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक है, इसका मतलब पहला पोल भी यहीं लगेगा, दूसरा पोल भी यहीं लगेगा, दोनों के बीच रस्सी बांधी नहीं जा सकती है। मतलब उन दोनों के बीच में जो रस्सी की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया बिटवीन बी एंड डी। देखो पहला पॉइंट कौन सा है, बी, दूसरा पॉइंट कौन सा है, डी। दोनों के बीच में भी रस्सी बांधे, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला BAD। इससे भी निकाल लेंगे, वो भी 14√2 आएगा। नेक्स्ट पूछा गया है बिटवीन सी एंड डी। पहला वाला पॉइंट कौन सा है, सी, दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है, डी। दोनों के बीच में क्या बांधे, रस्सी बांधे। इस रस्सी की लेंथ कितनी होगी, 14 मीटर। क्यों, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। तो डी और सी के बीच में या सी और डी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 14 मीटर होगा। तो इस चीज़ से अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इन दो, देखो सी और डी के बीच में कोई सीधा एक लिंक नहीं था, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो वही होगा जो मिनिमम डिस्टेंस होगी। चाहे से पाथ हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए पाथ नेसेसरी नहीं है, ये चीज़ मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया गया है अपने को, देखो इस चीज़ को पढ़ते हैं। ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस टू द पॉइंट बी
एक कार ए से लेके बी तक चलती है 100 मीटर चलती है और कहाँ पर पहुँच जाती है, बी पर, एंड देन टर्न अराउंड, वापस घूमती है, एंड देन ट्रैवल 25 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, और वापस चलती है, मतलब यूँ चली फिर वापस घूम के कि कहाँ पे आ जाएगी, सी पॉइंट पे आ जाएगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चली वो 100 मीटर चली, फिर घूम के वापस आई, वो कितना आई, 25 आ गई। रीचेस टू द पॉइंट सी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार देखते हैं। जैसे इनिशियली मैंने इसको 0 दे दिया, मीटर रीडिंग 0 थी, मैं चलता चलता बी पे पहुंचा, तब कितनी मीटर रीडिंग, चलते चलते मीटर रीडिंग बी पे पहुंचा तो 100 हो गई, वापस घूम के सी पे आया तो वो कितनी हो गई, 125 हो गई। मतलब डिस्टेंस तो कितनी हो गई, 125। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या करें, एक पोल ए पे लगा दिया, दूसरा वाला पोल सी पे लगा दिया, दोनों के बीच में रस्सी बांध दी, रस्सी की लेंथ निकालनी है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, 100, उसमें से ये कितना चला गया, 25, तो ये बाकी का कितना बच गया, 75। तो 75 मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कई लोगों को ये डाउट होगा कि ए से जब जा रहे थे तभी तो सी मिल गया था, लेकिन ऐसा सोचो तुम्हें एक चीज़ कि अपन टोंक से कहाँ जा रहे हैं, पहले चाकसू जा रहे हैं फिर निवाई आएंगे, तो जाते टाइम तो अपन बाईपास निकल रहे हैं, और घूम के जब वापस आएंगे तब अपन निवाई के अंदर जाएंगे। तो जब टोंक से जा रहे थे चाकसू, तो टोंक से चाकसू मान लेते हैं अपन 100 किलोमीटर है, ऐसा अपन ने माना है। चाकसू पहुँचे, वापस घूम के अपने को निवाई भी काम है, लेकिन चाकसू पहले काम था तो अपन चल गए, चाकसू से वापस आए निवाई, तो निवाई को अपन मान लेते हैं चाकसू और निवाई के बीच में 25 है। तो कार जो चली वो पहले तो चाकसू तक गई, बाईपास, फिर वापस निवाई आई, तो चलना तो 125 पड़ा ना उसको, तो डिस्टेंस तो पूरी की पूरी ट्रैवल होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, तो वही है 25। ये 100 में से 25 माइनस कर देंगे, 75 आ जाएगा। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्पीड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना है स्पीड। देखो स्पीड बेसिकली क्या होती है, स्पीड जो है वो होती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। मतलब मान लो अपने को ये बोला जाए कि t = 0 पे वो कहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, और t = t पे या 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जिसको मैंने t मान लिया एक जनरल वे में, वहाँ वो b तक पहुँच गया, तो इट कवर्स d डिस्टेंस इन टाइम t। कितने टाइम में पहुँचा, t टाइम में, तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस आई, d डिस्टेंस, तो यूनिट टाइम में कितनी आ जाएगी, d/t, और जो ये d/t है वो क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम आ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पीड बोलते हैं। जैसे तुम्हारी कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब तुम क्या जज कर सकते हो कि 1 घंटे में तुम कितना जा सकते हो, 60 किलोमीटर। अगर तुम्हें ये बोला जाए कि तुम्हें 120 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो तुम्हारी कार की स्पीड क्या है, तो तुम लोग ये मान सकते हो ना कि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाऊंगा तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि अगर 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर जाऊंगा तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर पहुंच गया, तो मेरी स्पीड जो हुई वो कितनी हुई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो वही कह सकते हैं कि स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, फॉर्मूला दिया गया है तुम लोगों को, डिस्टेंस = स्पीड अपॉन टाइम। एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, t = 0 पे पार्टिकल ए पे है, t = 10 सेकेंड पे वो बी पे है, और डिस्टेंस कितनी आई, 50 मीटर। तो 10 सेकेंड में वो कितना चला, 50 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 50/10 मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो अपने पास में 5 तो जहाँ वो नंबर था, और मीटर पर सेकेंड क्या है, उसकी यूनिट है, तो यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। देखो दिस पार्टिकल कवर्स 50 मीटर्स इन 10 सेकेंड, देन द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इज 50/10
मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं अपन। स्पीड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। मतलब ये क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब ये होता है, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो उसी को क्या बोल सकते हैं अपन, इसी को अपन बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो अपन बात करें, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुझे टाइम सेकंड में दिया होगा तो डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर टाइम आवर में दिया होगा तो डिस्टेंस किलोमीटर में लेंगे, जिसको अपन किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। 4 टाइप की स्पीड होती है। कैसी कैसी स्पीड हो सकती है, पहला है एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस याद होना चाहिए आप लोगों को, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्यों ज़रूरी है, एवरेज स्पीड इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लो मुझे टोंक से जयपुर तक जाना है, तो ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि हमेशा टोंक से जयपुर तक कार जाएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाएगी। वो कभी 100 भी हो सकती है, कभी 20 भी हो सकती है, कई जगह हो सकता है उसको रुकना भी पड़ जाए। तो क्या होगा कि एवरेज स्पीड जो है वो उस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि अपन इतनी स्पीड से जाएंगे तो अपन एवरेजली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसको डिफ़ाइन किया जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। और अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि किसी भी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर मुझे स्पीड हो तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, मतलब अगर स्पीड जो है हमेशा कांस्टेंट है, सेम है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर वो चेंज हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी जो काम में आ सकती है। अपन एक एक करके इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को ही क्या बोलते हैं अपन, एवरेज स्पीड बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मान लो जयपुर की कितनी है 100 किलोमीटर, कितना टाइम लगा 2 आवर्स लगे, तो 50 किलोमीटर पर आवर ये आ गया मान लो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा 50 से जा रहा होगा, लेकिन अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर वो 50 से जाएगा तो वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। मतलब उसने एवरेज जो है वो 50 के आसपास मेंटेन करके रखी होगी, कभी ज़्यादा कभी कम, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। गिवन मोमेंट ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी अटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो अपने काम का नहीं है। ये चीज़ अपन को नहीं पता है, ये चीज़ 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। ये वैल्यू वाली चीज़ केवल लिखवाने के लिए ही लिखवाई गई है, ये कहीं भी काम में आप लोगों के नहीं आने वाला है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि किसी भी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड दे रखी है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इट इज़ ए if a particle travels equal distance in equal time of intervals, then we can say that speed of particle is uniform. देखो क्या हुआ, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल हर एक घंटे में, एक घंटे में, पहले एक घंटे में 50 ट्रेवल किया, दूसरे घंटे में 50 ट्रेवल किया, तीसरे घंटे में 50 ट्रेवल किया, तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो सेम स्पीड से चल रहा होगा।
मतलब उसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। जैसे t इक्वस टू 0 से लेकर t इक्वस टू t तक, मान लो यहाँ 0 था, यहाँ 10 सेकेंड था, उसमें भी कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर ट्रैवल किया। 10 से लेकर 20 सेकेंड तक भी 10 मीटर ट्रैवल किया। 20 से 30 में भी 10 मीटर ट्रैवल किया। 30 से 40 में भी 10 मीटर ट्रैवल किया। इसका मतलब हर बार उसकी स्पीड कितनी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब वो कैसा आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहती है, इफ़ ए पार्टिकल ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो अपन क्या कह सकते हैं, उसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे मान लो 0 से लेकर 10 सेकंड में वो 5 चला, 10 से 20 सेकंड में वो 15 चल गया, 20 से 30 सेकंड में वो चला 10, और 30 से 40 सेकंड में वो चल गया 20। तो यहाँ पर स्पीड कितनी थी, 5/10, यहाँ पे कितनी थी, 15/10, यहाँ पे 10/10, यहाँ पे 20/10। तो मतलब अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग स्पीड है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। अब तुम लोगों को काम दिया जाता है, वो काम ये है, एक तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें, उसके बाद में आप लोगों को जो कल एग्जाम्पल दिया गया था, नेक्स्ट पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल दिया गया था उसको स्टडी करें। आज के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लिख लें और उनके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ें। अगले लेक्चर में अपन सबसे पहले कन्वर्जन सीखेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर का। मतलब मुझे ये दे दे कि स्पीड कब दे दी जाए और ये कब दिया हो, स्पीड कब दी हो, डिस्टेंस कैसे दी हो, तो उनके कन्वर्जन कैसे करते हैं उनके बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद में आगे अपन वेलोसिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। आज अपन मोशन चैप्टर में आगे के बारे में स्टडी करते हैं। पिछले लेक्चर तक अपन स्पीड के बारे में पढ़ चुके थे। स्पीड में अपन ने 4 टाइप की स्पीड के बारे में पढ़ा था, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन आज के लेक्चर में कुछ 2-1 टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे या एग्जांपल्स करेंगे, जिनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर उनमें से कोई नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको बता दें कि ये वाला एग्जांपल आप लोगों को समझ में नहीं आया है, या फिर आपकी जब डाउट क्लास हो तो उसमें आप मुझे एक्सप्लेन कर दें उस चीज़ को, तो मैं वापस से उन सारी चीज़ों को समझा दूंगा जो आप लोगों को नहीं समझ में आई है। तो सबसे पहला पॉइंट इस वीडियो का अपन बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। देखो, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि स्पीड की 2 यूनिट हो सकती है, तो किलोमीटर पर आवर हो सकता है या मीटर पर सेकेंड हो सकता है। मतलब जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगी तो टाइम लिया जाएगा आवर में, जब डिस्टेंस मीटर में होगी तो टाइम लिया जाएगा सेकेंड में। तो इनका किलोमीटर पर आवर को अपन ने मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें, उस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। देखो अपने पास में क्या है, मान लो अपने पास में x किलोमीटर पर आवर दे रखा है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x किलोमीटर था, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं देखो x किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई 1 आवर को लिखेंगे तो 1 × 3600 सेकेंड्स। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कैंसिल आउट करें तो 2 से कैंसिल आउट करें तो 5 और नीचे आ जाएगा 18। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/18x। मतलब x की जगह अपन कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो अपने को किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि अपने पास में फ्रैक्शन आया 5/18 का। ये फ्रैक्शन जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। मतलब ये 1 से छोटा फ्रैक्शन है। तो देखो किलोमीटर पर आवर से अपन मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो अपन बड़ी वाली स्ट्रेंथ, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो अपन को मल्टीप्लाई करना है x को छोटे फ्रैक्शन से। छोटा फ्रैक्शन कौन सा आ गया, 5/18 का।
आगे जाके अपन मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे तो वहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन याद करने के लिए क्या है कि अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटे फ्रैक्शन से बड़े फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे तो बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 72, देखो अब मेरे को x की जगह क्या मिल गया, 72, x की जगह 72 मिल गया। 72 को मल्टीप्लाई करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे वाले फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4 जा 72, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब आंसर कितना आएगा अपना 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। मान लो x मीटर पर सेकेंड दे रखा है, x मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो x मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर को चेंज करेंगे तो 1/3600 आवर। अब देखो एक और चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ अभी याद रखना, ऊपर जब फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, और नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, x, ऊपर जब फ्रैक्शन था तो डिनोमिनेटर कहाँ आ गया, नीचे आ गया 1000, नीचे जब फ्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3600। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दें, 18/5, तो ये कितना आ गया x इंटू 18/5। ये जो है ये क्या हो गया, अपने पास में कन्वर्जन हो गया। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन आया है 18/5, ऊपर अपने पास में कैसा फ्रैक्शन आया था 5/18, तो यहाँ पर अपन देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, मतलब अपन बड़े जा रहे हैं, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बड़े वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो कौन से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले फ्रैक्शन से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, होप सो। अब देखो यहीं समझ लेते हैं इस चीज़ को वापस कि किलोमीटर पर आवर को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अपन को अगर बढ़ाना है तो बड़े वाले फ्रैक्शन से, और अगर कम करना है तो छोटे वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में अपने को एक प्रोसीजर फॉलो करना है, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो अपने को अच्छे से आंसर आ जाएगा। सबसे पहला प्रोसीजर कि मुझे क्या क्या गिवन है वो लिखें, गिवन होने के बाद में मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है वो लिखें, फिर कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो लिखें, और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या यूनिट सेम है, क्या यूनिट सेम है। यूनिट सेम होने का मतलब कि अगर ऊपर टाइम दिया हुआ है मिनट में, नीचे टाइम दे दिया सेकंड में, तो वो यूनिट अलग अलग हो गई, तो उन यूनिट्स को क्या रखना है, सेम रखना है। अगर यूनिट सेम है, इसका आंसर अगर यस आता है तो अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, इफ़ ए पार्टिकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, उसकी स्पीड है, फॉर 10 मिनट्स, कितना टाइम में, 10 मिनट में, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। देखो स्पीड कितनी दे दी, 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 मिनट्स। देखो यहाँ पर इसमें स्पीड में ये जो आया वो किस में आया, सेकेंड में, तो यहाँ पर भी किस में आना चाहिए, सेकेंड में आना चाहिए। सेकेंड में आना चाहिए तो क्या कर दें अपन, 600 सेकेंड लगाते हैं। मतलब अब देखो यूनिट सेम हो गई, सेकेंड, तो जब यहाँ और यहाँ यूनिट सेम होगी, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। फॉर्मूला अपन जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये चीज़ अपन फॉलो कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को यही चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में है, इफ़ ए कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर
इन 8 आवर्स, फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो अपन जानते हैं कि टाइम जब डिस्टेंस जब किलोमीटर में होती है तो टाइम किस में लेते हैं अपन? आवर में लेते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर में है, ये आवर में है, अपने को कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली डिवाइड करना है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है फॉर्मूला, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इफ़ ए कार ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर से कितने आवर के लिए चली? 3 आवर्स के लिए। एंड ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे पता हो, टोटल टाइम अगर मुझे पता हो, तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करें। सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपने को क्या बोला गया, उसका एक डायग्रामेटिक व्यू बना लेते हैं, जैसा नीचे वाले डायग्राम में बना हुआ है। देखो ये यहाँ पे एक डायग्राम में बना हुआ है व्यू। ऐसा अगर अपन डायग्राम बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने लिए। कैसे? देखो, ए कार ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर्स। मान लो वो ए से लेके बी तक गया, कितना टाइम? 3 आवर। कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 3 आवर में बी से लेके सी तक गया, 3 आवर में कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर से। और ये क्या हो गया? D2 हो गया। तो अगर अपन देखें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम। पहले भी 3 आवर के लिए चला, बाद में भी 3 आवर के लिए चला, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 आवर। अब मेरा काम क्या है? ये इस D1 की वैल्यू निकालना और इस D2 की वैल्यू निकालना। तो D1 की वैल्यू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ की स्पीड कितनी है? 30, टाइम कितना है? 3, तो कितना आ गया? 90 किलोमीटर आ गया। D2 में देखें स्पीड कितनी है? 50, टाइम कितना है? 3, तो कितना आ गया? 150 आ गया। 150 को 90 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया? 40 किलोमीटर पर आवर। कि अगर अपन 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 घंटे के लिए चलेंगे तो अपन 240 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, होप सो। देख लेना, इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। एक बार सॉल्यूशन आप लोग देख लें पॉज कर करके। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपका। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के बारे में।